जी दूसरे राज्यों में जाकर वो कानून व्यवस्था पर माफियागिरी को समाप्त करने की बात कहते हैं, तो सबको हाथरस दिखाई दिया, सबको लखीमपुर खीरी दिखाई दिया, सबको उन्नाव दिखाई दिया, और सबको ये दिखाई दिया कि योगी जी की सरकार के जो आला अधिकारी थे वो सब बलात्कारियों के साथ खड़े थे, हत्यारों के साथ खड़े थे। इसलिए जब योगी जी ने जयपुर में ये बात कही, जब उन्होंने राजस्थान में ये बात कही, उन्होंने मध्य प्रदेश में बात कही, तो इन बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और वो समझ गए कि जो मोदी जी की गारंटी जुमला साबित हुई वही योगी जी का है। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि पिछली बार भी अली और बजरंग बली का थीम लेकर उमा योगी जी शंकर जी, गए यहाँ थे। बात तो एग्जिट पोल की हो रही है। आपका सर्वे क्या कह रहा है वो भी आप हमें बता दीजिएगा। ये बता दीजिएगा कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में वहां आपके सर्वे के नतीजे क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, राजस्थान में आपकी वापसी दिख रही है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा किसी भी एग्जिट पोल में नहीं है। मध्य प्रदेश में एक दो एग्जिट पोल हैं जो आपको सत्ता के करीब दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म कोई नहीं दिखा रहा है। क्या थोड़ी और ताकत लगानी थी? और छत्तीसगढ़ में कुछ काम नहीं आया, बीजेपी की कोई तैयारी काम नहीं आई एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, ये एग्जिट पोल है और शुरुआत है। मैं यही कहूंगा, निश्चित रूप से पांचों स्टेट्स में बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें कोई भी संदेह। ये दावे तो सभी करते हैं, ये दावे तो सभी करते हैं, लेकिन अब जब एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का दिन भी बहुत नजदीक है तो बहुत बारीकी से यह जानना जरूरी होगा, क्या जातीय जनगणना का मुद्दा गले की फांस की तरह बन गया था? गले की फांस तरह, एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति थी, धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ जातीय राजनीति, और इसका काट तलाशने में देरी हो गई क्या? आज यहां यूपी में डिप्टी सीएम ने भी कहा कि जातीय जनगणना के खिलाफ हम कहां हैं, लेकिन यह केंद्र का काम है। देखिए, जातीय जनगणना जो है, मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश में 4 जातियां हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। चारों जातियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए सरकार काम कर रही है। जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी का यह विषय नहीं है। और जहां तक ये इलेक्शंस की बात है, 5 स्टेट के अंदर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक और एग्जिट पोल आ गया, वो बता दें। ये दरअसल महा एग्जिट पोल है। तेलंगाना को लेकर महा एग्जिट पोल क्या कहता है, आप देख लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस में टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस को 54 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीआरएस को 52 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। बीआरएस जो कि 2014 से ही लगातार सत्ता में है, उसे यहां पर कांग्रेस पार्टी से इस बार टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि तेलंगाना में हम सत्ता में आएंगे, और यहां बीआरएस फिलहाल कांग्रेस पार्टी के मुकाबले कुछ सीटें यहां पर बीआरएस को कम मिल रही हैं। वो बीआरएस जो कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से लगातार सत्ता में है, उसे फिलहाल इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अपनी बात सुमित जी पूरी कर लीजिए। आप कह रहे थे कि 5 मिनट में आप भी पिक्चर क्लियर कर देंगे कि कहां कितनी सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को। जी, तो जाति जनगणना की जो आप बात कह रहे थे, देखिए, जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी का यह विषय नहीं है। कांग्रेस पूर्व में बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जो है मुस्लिम और हिंदू के बीच में भेद रखती है, मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। लेकिन विगत वर्षों में मुस्लिम समुदाय का जो प्रेम, जो समर्थन और विश्वास मोदी जी को और बीजेपी को मिला है, तो अभी कांग्रेस जो है जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है। ये सब वाहियात बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जी, उमाशंकर जी, तेलंगाना का अभी एग्जिट पोल आया, उस पर आपका रिएक्शन ले लेते हैं। यहां पर टीआरएस के बीच में और आपके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बढ़त आपको मिलती हुई दिख रही है। तेलंगाना में आपका दावा है कि आप सत्ता में आ रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से और पूर्ण बहुमत के साथ तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिया। जिस तरीके से केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, माँ बेटे पूरा परिवार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहा था, वो तेलंगाना की जनता उसको समझ रही थी। इसीलिए तेलंगाना की सम्मानित जनता ने रैलियों में उतरकर पहले ही बता दिया था
कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस के साथ है। ये जो एग्जिट पोल में छोटा सा अंतर दिखाई दे रहा है 2 सीटों का, आप एग्जैक्ट पोल आने दीजिएगा, ये अंतर आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। टीआरएस, बीआरएस, केसीआर सब इस जनता की आंधी में उड़ते हुए दिखाई देंगे। बहुमत तो तब भी नहीं है, बहुमत तो तब भी नहीं है, जादोई आंकड़ा नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़े 3 दिसंबर को आएंगे उसमें टीआरएस कहीं नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की आपको सरकार बनती है। उमाशंकर जी, एक सवाल, अगर बहुमत नहीं हुआ तो एआईएमआईएम या फिर अदर्स कहां से सपोर्ट मिलेगा, कहां से सपोर्ट? देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एआईएमआईएम को आप सभी बीजेपी की बी टीम कहते हैं। हाँ, तो वो सच्चाई है, उसमें जरा भी गलतफहमी में कोई ना रहे, और ये तेलंगाना की जनता भी इसको समझ रही थी, इसीलिए उसने ना एआईएमआईएम ना टीआरएस बीआरएस, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा राहुल गांधी जी की आंधी, कांग्रेस की आंधी और तेलंगाना में प्रचंड बहुमत की सरकार, वहां पर आप देखिए जो आंकड़े अभी जो यहाँ गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी की आंधी, तेलंगाना की आंधी, लेकिन प्रियंका गांधी को भूल गए उमाशंकर जी। ज्ञानेश जी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, प्रियंका गांधी हर जगह रही और सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां कांग्रेस के पक्ष में सब कुछ रहा। इस बार प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के कौन सा फैक्टर ज्यादा? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों एक ही है। आप समझिए कि एक ही परिवार के लोग हैं और कांग्रेस का एक तरह से चेहरा है एक तरह से, तो आप उनको विभेद नहीं कर सकते हैं। और लेकिन प्रियंका गांधी जहां भी जा रही हैं, आप देखिए, अगर उनकी स्ट्रेटजी देखिए, चुनावी प्रबंधन देखिए, तो तेलंगाना में उनको काफ़ी रखा गया है, छत्तीसगढ़ में उनको ज़्यादा रखा गया है, समय दिया गया है, जहां पर वो श्योर हैं। क्योंकि याद होगा आपको हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में भी वो गई थी, तो इन एरिया में गई हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक एग्जिट पोल के अगर हिसाब से देखा जाए, कांग्रेस बेहतर स्थिति में मुझे दिखाई पड़ रही है, और ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर कल तक जो कांग्रेस मुक्त की भारत जो बात होती थी, कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, आप देखेंगे 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पर लोगों का भरोसा टूटा था। लेकिन अगर इस एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए, रिजल्ट अगर कन्वर्ट होता है, कहीं वो सरकार बना लेती है, कहीं वो टक्कर दे रही है, तो ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। मैं यहीं से सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं ज्ञानेश जी। अगर सिर्फ हम हिंदी भाषी राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान की, तो 65 लोकसभा सीटें आती हैं और 50 से अधिक बीजेपी के पास हैं। तो यहां पर लड़ाई सिर्फ इन राज्यों में चुनाव जीतने की नहीं है, लड़ाई 24 में वो मैसेज देने की भी है कि जो होल्ड हमारा 2014 से था इन राज्यों में, वो होल्ड अभी 2023 में बरकरार है। बिल्कुल, जब आपके पास राज्य की सरकार होती है तो कई जन कल्याणकारी योजनाओं को आप बनाते हैं, उसको जनता तक पहुंचाते हैं और उसी का क्रेडिट लेते हैं। जब अगर आपके पास सरकार नहीं रहेगी तो आप क्या क्रेडिट लेंगे? तो अभी हाल फिलहाल में देखिए छत्तीसगढ़ की योजनाओं को, राजस्थान की जो 25 लाख की जो इंश्योरेंस वाली बात है, लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 50 लाख कर देंगे। तो एक, हालांकि आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जो उन्होंने एक न्याय वाला था ना, कौन सा न्याय था उनका, जो 12,000 रुपये देंगे, वो योजना पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल अगर यही रहे और चुनाव रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चिंता करने की कहीं कोई बात नजर दिखाई नहीं पड़ रही है। ये चिंता का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए है, क्योंकि सरकार हर जगह उसकी रही है, अभी भी है। मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है और राजस्थान में बेकरार है लाने के लिए। लेकिन वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ का जो हालात है, वहाँ कोई नेता है ही नहीं कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये है। बिना मोदी जी के चेहरे पर के अलावा वहाँ पर कोई नेता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक नेता थी वसुंधरा राजे, उनको इस बार वो पिछले चुनाव में ही, पिछले विधानसभा चुनाव में ही एक नारा चला था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये एक नारा चला था और उसके बाद हमने देखा। खैर, बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीटें, बीजेपी को 33 सीट का अनुमान। इस एग्जिट पोल में भी महा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है जो कांग्रेस की वापसी दिखा रहा है।
और इस एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी 33 सीटों के साथ बहुत पीछे छूटती हुई दिख रही है छत्तीसगढ़ में। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल, अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल है छत्तीसगढ़ को लेकर कम से कम पिक्चर क्लियर है कि यहां पर कांग्रेस की वापसी हो रही है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर यहां जीत रही है। बहुत मुमकिन है कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री भी अगले होने वाले हैं। तो ये एक और एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के। अब तक 6 एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर के आ चुके हैं और सभी एग्जिट पोल में महा एग्जिट पोल हो गया, पोल्स ऑफ पोल्स हो गया, टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल हो गया, TV9 एग्जिट पोल हो गया, सभी एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर करीब करीब हर एग्जिट पोल में देखने को मिली है। राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी की वापसी हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है अभी तक के एग्जिट पोल में। लेकिन जैसा मेनका कह रहे हैं कि हर एग्जिट पोल में करीब करीब छत्तीसगढ़ को लेकर पिक्चर क्लियर है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है, कह सकते हैं कि सत्ता बरकरार रह सकती है। हालांकि भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते रहे कि हमारा दावा इस बार यह है कि हम 75 पार जा रहे हैं। अभी तक किसी भी एग्जिट पोल में 75 वाली तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी भी पिक्चर अभी तक सामने आई है वो बता रही कि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। सुमित सोनी जी अभी थोड़ी देर पहले आनंद दुबे जी जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, लेकिन यकीन मानिए अक्टूबर महीने में मैं भी गया था वहां पर और तमाम लोगों से हमने बातचीत की थी। तो बीजेपी के भी कई लोग ऐसे थे जो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि बहुत कुछ यहां पर बदलने वाला है नहीं, क्योंकि पार्टी ने कई लेवल पर सर्वे करवाया है, बहुत चुनौती है यहां पर, और अब करीब करीब वही एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, ये एग्जिट पोल की शुरुआत है, नतीजे अभी बहुत दूर हैं। हमने जो छत्तीसगढ़ में जो मेहनत की है, ग्राउंड पे हमारा जो स्टेटस है, टीम से लगातार बात हो रही है, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना। जी, तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े नहीं बता रहे कि किस आधार पर ये जो दावे आप कर रहे हैं किस आधार पर। खैर, प्रदीप भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप भाटी जी, इन विधानसभा चुनाव की बात करें, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव, कहीं पर भी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदगी, अपना दायरा बढ़ाने के लिए लड़ रही थी, 24 में खुद को और ज्यादा मजबूत कर सके इसलिए लड़ रही थी। तो यहां से क्या हासिल होता समाजवादी पार्टी को दिख रहा है? देखिए, आपने सर्वे जो प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से बड़ी मेहनत से आप लोग इस सर्वे को इकट्ठा करते हैं। मैं आपको इस पहले तो सर्वप्रथम इसकी बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी पार्टी, जो भी हम एक इंडिविजुअल दल हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना ज्योग्राफिकली हम सब एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को विस्तार करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हम यही कोशिश राजस्थान में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, और हमारी लगभग और 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हम, कुछ स्टेटों में यहाँ तक कि गुजरात तक में हमारे विधायक हैं। तो इस तरह से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पुरजोर कोशिश करी है कि हम एक नेशनल पार्टी की तरह उभर के सामने आए, और जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो जनता हमें उत्तर प्रदेश में इतना प्यार दे रही है, और लगभग 2.5-3 करोड़ वोट हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 37% वोट शेयर मिला, तो हम जायज बात है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, अपने दायरे को और बढ़ाएंगे, और मजबूती से लोगों के साथ मजबूती से आएंगे। जब एमपी में एसपी कांग्रेस के बीच की लड़ाई जब सामने आ गई, तो ऐसा लगा कि वहां पर चाहे वो अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी का कोई और नेता, जब वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस से लड़ाई चल रही है। आप लोगों की बयानबाजी कुछ इस तरह की रही। खैर, इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। मिजोरम का जिक्र कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने यह दावा किया कि मिजोरम में हमारी वापसी हो रही है। बीजेपी कह रहे हैं कि फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। मैं जानना चाहूंगी ज्ञानेश जी से। ज्ञानेश जी, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपका वहां पर जो भी सर्वे आपने करवाया है और जो आपके वहां पर सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं? मुझसे पूछ रहे जी जी। देखिए, मिजोरम में स्थिति आप बीजेपी के अगेंस्ट होता वो दिखाई पड़ा है, क्योंकि ठीक चुनाव के समय में वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि पीएम के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर में जो चल रहा था, जो हादसा हुआ है, लगातार पीएम वहाँ उस घटना पर बेरुखी अपनाए हुए थे।
तो मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में एक समय में बीजेपी की स्थिति बेहतर थी पहले से, वो इस चुनाव में मुझे लगता है कि कमजोर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि रिजल्ट क्या होगा वो तो 3 दिसंबर को मालूम होगा, लेकिन मिजोरम में एनडीए की स्थिति कम हुई है, वहां पर मणिपुर का असर आप देख रहे हैं मिजोरम में, जो लुक ईस्ट पॉलिसी बीजेपी की 7 सिस्टर्स को लेकर जो कंसर्न, तो आप कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा हावी रहा मिजोरम में, ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अभी जो सर्वे है, सर्वे में भी यही दिख रहा है कि जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है उनकी सीटें बहुत कम हो गई हैं। मणिपुर का जो उससे जुड़ा हुआ है मिजोरम स्टेट, वहाँ ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, और आपको पता है कि वहाँ धर्म का मुद्दा जो है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई भी एक धर्म है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से लोग जुड़े रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का वहाँ नहीं जाना या मणिपुर के मुद्दे को छोड़ देना, इससे घाटा होगा, घाटा हुआ है। और मुझे लगता है कि एनडीए वहाँ पर कमज़ोर स्थिति में होगी और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या होगा, ये एग्जिट पोल के हिसाब से भी देखा जाए और परसेप्शन के हिसाब से भी देखा जाए। क्योंकि बीच चुनाव में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मैं पीएम के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। एक बार फिर से एमपी पर लौटते हैं, उमाशंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके की एक हवा बनी थी चुनाव अनाउंसमेंट से पहले मध्य प्रदेश में, क्या वो हवा बाद में जिस तरीके की लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी, लगातार बयान सामने आ रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, फिर उधर से पलटवार हो रहा था, आपको लग रहा है कि वो जो हवा बनी थी उसका रुख बदल गया मध्य प्रदेश में? क्योंकि अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने वो ये बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत सुखद नहीं है स्थिति वहां पर। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में 140 से ज्यादा सीटें हासिल करके कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आप जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पिछले 5 चुनाव से वहां पे लड़ रही है। एक बार की बात छोड़ दीजिए तो 2018 में महज 1 सीट पर सिमट गई थी, और समाजवादी पार्टी का 2-3 विधानसभाओं में थोड़ा बहुत जनाधार है, बाकी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया के तमाम चैनलों ने ये कोशिश की कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को दिखाकर वहां पर कांग्रेस को थोड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ये खेल सफल नहीं हो पाया। क्योंकि मध्य प्रदेश में शंकर जी हम लोग क्यों कोशिश करेंगे, मीडिया वाले क्यों कोशिश करेंगे, लगातार जिस तरीके के बयान आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आ रहे थे, उधर कमलनाथ की तरफ से आ रहे थे, अखिलेश यादव जी की तरफ से आ रहे थे, वो सब पब्लिक फोरम में थे। मैं प्रदीप भाटी जी आपके पास आ रहा हूं, आपको लग रहा है कि जो आधार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आपके लिए दे रही है कि आपका वहां पर कोई वोट शेयर नहीं है और आप सिर्फ 1 सीट जीते थे और वो विधायक भी आपके चले गए थे, उस ग्राउंड पर 2024 से पहले क्या वही आईना दिखाने की कोशिश आप करेंगे कांग्रेस पार्टी को कि बयान आपकी पार्टी की तरफ से आया कि फिर तो इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, फिर तो यही 2024 से पहले हम उनके साथ करेंगे? देखिए शुक्ला जी, हमारे कांग्रेस के साथ ऊंच नीच नरम गरम रिश्ते रहते हैं। मैं अपने भाई को, कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूं कि वही 1 सीट के लिए उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुहार लगाई थी और अपनी सत्ता बनाई थी। आज भी जब रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे एक निर्णायक भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी रहेगी और फिर यही हमारे कांग्रेस के भाई हमसे आके समर्थन मांगेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करें, कांग्रेस जैसे हमारा जनाधार लगभग जितना हमारा लगभग जनाधार है 2-2.5% का जनाधार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस को हम लेकिन हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह का स्वभाव रखते हैं वो उनकी ये फितरत नहीं है कि वो इस तरह का कोई व्यवहार करे जैसा हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ। ये जरूर निसंदेह उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सवाल तो होता है, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो 19 का, हर बार आपके सहयोगी दल बदलते गए, दल मिलते रहे, दिल नहीं मिला, और यही हुआ कि चुनाव संपन्न और दल अलग अलग, और दल सिर्फ अलग नहीं होते थे, एक दूसरे को गरियाते हुए अलग हुए हर चुनाव में। 17, 19, 22 सब हमने देखा। खैर, आगे हम बात करेंगे। इससे सुमित सोनी जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी से, और जो बार बार दावे कर रहे हैं कि सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, दावों का आधार क्या है वो तो वो नहीं बता पा रहे हैं। सुमित सोनी जी, मैंने सुना कि आप जाने वाले हैं कहीं, तो जाने से पहले एक फैक्टर पर हम चर्चा कर लेते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ इन 5 प्रदेशों में 55 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर तरफ रहती है और यूपी में अब 24 में जब इलेक्शन होगा 80 की 80 सीटों का टारगेट है। क्या इससे ये बात भी क्लियर होगी कुछ? देखिए, विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, ये आप पूर्व में भी देख चुके हैं। देश की जनता ने ये ठान लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में देश जो विश्व पटल पे जो एक छवि बना रहा है आज के दिन और विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसका कोई भी विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये वर्तमान में इन चुनावों का किसी भी संदर्भ में लोकसभा चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं है ना कि केंद्रीय मुद्दों को अलग रखती है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं जाते हैं तो वो भी केंद्रीय उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। एक बार अभी तक की पिक्चर क्या है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। ये है महा एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ को लेकर महा एग्जिट पोल आप क्या कहता है आप देखिए। जन की बात में बीजेपी को 34 से 45 सीटें, कांग्रेस को 42 से 53 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है छत्तीसगढ़ में कि बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, अदर्स के खाते में 1 से 5 सीटें। सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें, अदर्स को 3 से 5 सीटें। वहीं सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कि 36 से 48 सीटें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और 0 से 4 सीटें वहां पर अदर्स के खाते में जा सकती हैं। मैट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि 34 से 42 सीटें बीजेपी को, 44 से 52 सीटें वहां पर कांग्रेस को और 0 से 2 सीटें वहां पर अदर्स के खाते में जा सकती हैं। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 33 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खाते में, 57 सीटें कांग्रेस के खाते में। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी। बिल्कुल 90 सीट यहां पर, 46 वो मैजिकल फिगर है जो हासिल करना है इन राजनीतिक दलों का, जिसकी लड़ाई चल रही है कि कम से कम 46। तो यहां पर कांग्रेस सभी एग्जिट पोल में इससे कहीं आगे जाती हुई दिख रही है। 50, 55, 53 का ये औसत दिख रहा है सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में। इस तरह से छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल में, महा एग्जिट पोल में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। कुल 90 विधानसभा सीट, 46 का बहुमत हासिल करना है मैजिकल फिगर और उससे कहीं आगे कांग्रेस दिख रही है। उमाशंकर जी से रिएक्शन। उमाशंकर जी, भूपेश बघेल का जादू चल गया, मानेंगे आप, या फिर ये कहेंगे कि नहीं राहुल प्रियंका पूरे कांग्रेस पार्टी की मेहनत रंग लाई? नहीं, कांग्रेस की एकजुटता का जादू चल गया। राहुल गांधी जी ने मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जनता का भरोसा राहुल गांधी जी में बढ़ा। भूपेश बघेल जी ने जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया और आगे बढ़कर उन्होंने जनता के तमाम मुद्दों को उठाकर उनको धरातल पर लागू करके दिखाया। इसलिए भूपेश बघेल जी वहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए और इसीलिए जो मैं एक्सिस माई इंडिया का पोल देख रहा था उसमें 31% वोटों के साथ भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं और वो दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लगभग यही स्थिति राजस्थान में भी है कि गहलोत सरकार के खिलाफ, स्वयं गहलोत जी के खिलाफ राजस्थान की जनता में कोई विरोध नहीं है। वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान की भी बात करेंगे उमाशंकर जी, राजस्थान की भी बात करेंगे। ज्ञानेश जी, आप यहां देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है जहां पर तस्वीरें क्लियर होती दिख रही हैं कि कांग्रेस की वापसी होगी। तो वहां पर राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पिछले साल या इस साल की शुरुआत में, उस यात्रा का जिक्र हो रहा है। और खैर, बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर उद्योगों को बढ़ावा देने का मसला हो, ओडीओपी योजना हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाए तो राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा सवाल जिसका जवाब एकदम मुहाने पर खड़ा है कि अब 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को आ जाइए। देख लीजिए, जो लोग सवाल उठा रहे थे, राम के होने को मिथ बता रहे थे, अब वो भी राम राम जपते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना असरदार होगा? विधानसभा लोकसभा चुनाव जरूर अलग अलग होते हैं लेकिन ये मुद्दे तो कॉमन है। देखिए, योगी जी का जो आप बता रही हैं, छत्तीसगढ़ में जादू चल गया। पूछे कैसे? पिछले बार चुनाव में 15 सीट थी बीजेपी को, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो 33-42 आ रही है। तो नुकसान किसका हुआ है? कांग्रेस का हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस वहां पर और बेहतर कर सकती थी, लेकिन मुझे तो कांग्रेस वहां पर कमजोर
मतलब कांग्रेस और भूपेश बघेल का नारा भी था ज्ञानेश जी, उनका नारा था कि अब की बार 75 पार। देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पर नतीजे से बेहतर